हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसमें हम 3 पॉइंट देखेंगे। पहला पॉइंट देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में, दूसरा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर, और तीसरा क्या करेंगे किसी भी बिंदु पर। तो आज हम आपको 2 चीजें पढ़ाएंगे, एक अक्षीय स्थिति और एक निरक्षीय स्थिति। ठीक है, तो इसको समझ लेते हैं। देखिए, मान लेते हैं एक ए बी वैद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, ए बी क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव हो गया, जो 2 आवेशों से मिलकर बना है। एक का मान है -q और एक का मान क्या है +q। ठीक है, अब इनका मध्य बिंदु क्या है, O है। ठीक है, आप जानते हैं वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई हम लोग कितनी लेते हैं, 2l लेते हैं। तो 2l अगर हम यहाँ से ले लेंगे वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई, तो आप मुझे बताइए ये कितना बचेगा। ठीक है, ये बचेगा l, और ये भी कितना बचेगा हमारा, ये बचेगा l। ठीक है, अब ये एक ऐसे माध्यम में रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक k है। ठीक है, इससे मध्य बिंदु से, ठीक है, मध्य बिंदु से हम कुछ दूरी पर, या मान सकते हैं मध्य बिंदु से r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं, जिसपे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वैद्युत द्विध्रुव के कारण। ठीक है, तो ये बात हमें पता चल गई यहाँ से। अब अगर हम यहाँ पे P बिंदु ले लिया हमने अक्षीय स्थिति पे। अच्छा, अक्षीय स्थिति का मतलब क्या होता है, देखिए दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किसी भी बिंदु पर अगर कोई पॉइंट रखा है तो वो वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति कहलाएगा। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, आप जानते हैं मैंने आपको पढ़ाया, इससे पहले वीडियो ना देखे तो देख जरूर लीजिएगा पूरी। -q के अंदर अनंत से वैद्युत बल रेखाएं आती हैं, अनंत से, और -q के अंदर चली जाती हैं। और +q से क्या होता है, सिंगल +q से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं और कहाँ चली जाती हैं, अनंत तक चली जाती हैं। तो मुझे एक बात बताइए, अगर हम +q के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देखें तो उसकी दिशा किधर होगी, आप जानते हैं वो इस साइड होगी, इधर होगी। ठीक है, इसको हम मान लेते हैं क्या, E1। -q के कारण किधर होगी, -q के कारण इधर होगी, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, E2 मान लेते हैं। ठीक है, इतनी बात आप लोग समझ गए होंगे। अब अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे तो हमें दूरी की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, दूरी हमें r पता है, लेकिन अब हम दोनों आवेशों से इसकी दूरी देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम आपसे कहें कि +q आवेश से इस बिंदु की दूरी क्या है, तो आप कहेंगे कि ये दूरी कितनी है, r है। अगर इसमें से ये दूरी हम निकाल दें तो ये दूरी पता चल जाएगी, तो पूरी r है और इतनी क्या है, l है। अगर हम r में से l को माइनस कर दें, ठीक है, r में से l को माइनस कर दें तो ये क्या हो जाएगी, +q से बिंदु P की दूरी हो जाएगी। अब अगर आपसे कहें कि -q से बताओ बिंदु P की दूरी, तो आप आराम से बता लेंगे कि -q से जो बिंदु P की दूरी होगी, देखिए इतनी r है ही और l और जुड़ गई तो क्या हो जाएगी, r + l। ठीक है, ये किससे दूरी हो जाएगी बिंदु P की, ये -q से दूरी बिंदु P की हो जाएगी। ठीक है, अब एक बात बताइए मुझे, आप देखिए, चलिए एक काम करते हैं, दोनों आवेशों के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लिख लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, +q आवेश के कारण, +q आवेश के कारण +q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या हो जाएगी। हमने क्या मानी है, +q के कारण क्या मानी, E1 मानी है, तो हम यहां से लिख लेंगे E1 बराबर 1/4 पाई ε0 k। k क्यों, k माध्यम का परावैद्युतांक है। ठीक है, फिर क्या होता है Q/r। तो +q के कारण अगर हमने क्या होना, इसका चिन्ह नहीं रखेंगे, सिर्फ परिमाण रखेंगे आवेश का, तो Q रख लिया। और r का मतलब यहां से यहाँ तक की दूरी कितनी है, r माइनस l और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा इसकी दिशा किधर होगी, आप देखिए दिशा इधर है, यानी कि BP दिशा में है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं BP दिशा में। ठीक है, ये आ गई पहली बात। अब हम लोग किसी कारण देख लेते हैं, -q आवेश के कारण देखते हैं। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता।
ठीक है। कितनी हो जाएगी माइनस क्यू आवेश के कारण, अगर यहाँ से हम देखें तो ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4πε0 इंटू के। क्या हो जाएगा, अच्छा ये माइनस क्यू होगा लेकिन यहाँ पे चिन्ह नहीं रखेंगे तो क्या हो जाएगा क्यू अपॉन। अब बताइए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी ली है r प्लस एल, तो कितना हो जाएगा r प्लस एल का होल स्क्वायर। अब मुझे इसकी दिशा बता दीजिए किधर होगी। देखिए इसकी दिशा किधर है, E2 की इस साइड है, यानी कि हम कह सकते हैं P से A की ओर है, यानी कि इसकी दिशा हो जाएगी क्या हो जाएगी PA दिशा में। ठीक है, यहाँ तक की अगर आप बात समझ गए हो तो अब हम इसको यहाँ से हटा देंगे क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में कमी पड़ रही है। ठीक है, BP दिशा में हो जाएगी। अब यहां तक अगर बात समझ गए तो हमें निकालनी क्या है, बिंदु P पे परिणामी तीव्रता निकालनी है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, देखिए जैसे ये एक गुटका है, ठीक है ये गुटका है, कितने भी किलोग्राम का हो सकता है, इसका द्रव्यमान m मान लेते हैं। इसको इधर कोई 8 न्यूटन के फोर्स से धक्का दे रहा है और इधर धक्का मिल रहा है 4 न्यूटन के फोर्स से। तो अगर हम आपसे कहें इस पे परिणामी बल कितना लग रहा है तो आप कहेंगे 8 - 4 4 न्यूटन का बल लग रहा है परिणामी। लेकिन इसकी दिशा किधर होगी, तो जिधर ज्यादा होगा उधर ही तो ये गुटका चला जाएगा, तो दिशा किधर होगी, इस साइड होगी। ठीक है, तो अब मुझे ये देखना है कि परिणामी तीव्रता निकालने के लिए देखिए वैद्युत क्षेत्र है क्या, आखिर ये एक बल ही तो है। ठीक, तो इधर इसकी दिशा इधर की ओर भी है और इसकी दिशा E2 की इधर है। तो अब हमें देखना है कि इसमें परिणामी तीव्रता की दिशा क्या होगी और उसके लिए पता करना पड़ेगा E1 बड़ा है कि E2 बड़ा है। तो देखिए एक बात बताइए, हम लोगों ने जो फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला क्या पढ़ा था, E बराबर 1/, जब बिंदु आवेश के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था 4πε0 Q/r²। अगर इतने को हम कांस्टेंट कर लें तो आप देखिए क्या मिल जाएगा, E विद्युत को अनुपाती 1/r², यानी कि दूरी ज्यादा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी कम, और दूरी कम तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्यादा। तो देखिए प्लस क्यू से P की दूरी क्या है, कम है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ज्यादा होगी। और माइनस क्यू से इसकी दूरी क्या है, ज्यादा है, इसलिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो यहीं से हम दिख सकता है हमें कि आराम से दिख जाएगा कि इसमें अगर हम कहेंगे कौन ज्यादा होगा तो आप कहेंगे सर E1 ज्यादा होगा। ठीक है, E1 ज्यादा होगा, E2 कम होगा, तो परिणामी तीव्रता क्या होगी, E1 - E2 होगी। ठीक है, क्योंकि एक ही रेखा के अनुदिश काम कर रहे हैं लेकिन इनकी दिशाएं क्या है, विपरीत हैं। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, ठीक है, परिणामी तीव्रता देखिए क्या हो जाएगी, E बराबर E1 - E2। क्यों होगी, क्योंकि E1 इज ग्रेटर देन E2। ठीक है, इसलिए हो जाएगी। चलिए अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इसके मान रखने हैं। तो अब हमें इसकी जरूरत तो है नहीं, हम इसे यहाँ से हटा देते हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले हटाते हैं क्योंकि दोनों मान हमें यहाँ से देख के रखने हैं। चलिए तो यहाँ से अगर हम देखें तो E बराबर हमें क्या मिलेगा, E बराबर सबसे पहले E1 रखते हैं 1/4πε0 इंटू के Q अपॉन क्या हो जाएगा R - L का होल स्क्वायर। अच्छा आप इसको E1 - E2 यहां से ना समझ पाए तो एक और चीज से समझ सकते हैं। देखिए R - L लिखा हुआ है, यानी कि हर क्या होगा, एक तरह से इसकी तुलना में हर क्या होगा, ये छोटा होगा, और यहाँ हर क्या होगा, बड़ा होगा। तो इसका स्क्वायर और छोटा होगा, इसका स्क्वायर और बड़ा होगा। ठीक है भाई, देखिए इसका स्क्वायर है, यहाँ पे इसका स्क्वायर है, ये बड़ा होगा ना, आप खुद देखिए इसका हर बड़ा होगा, ये प्लस एल है, यहाँ माइनस एल है, तो ये छोटा होगा। अब ये छोटा तो ये बड़ा, और ये बड़ा तो ये छोटा। ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि E1 E2 से क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अब देखिए माइनस E2 1/4πε0 इंटू के Q अपॉन क्या हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया हो तो सब हटा देते हैं यहां से। ठीक है, इसका कोई काम नहीं है। अब सिर्फ हमें क्या करनी है, कैलकुलेशन करनी है इसकी। ठीक है, तो इसे भी हटा देते हैं यहां से। चलिए इतना रहने देते हैं। देखते हैं यहां से हम देखें E बराबर हमें क्या मिल गया। आप देखिए इसमें से कॉमन क्या मिल रहा है आपको, तो आप देखिए 1/ ये Q दोनों में कॉमन है, ये मिल गया, और 4πε0 इंटू के ये भी कॉमन मिल गया। अंदर बचा क्या, 1/R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/R
आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यही बचा हमारे पास। ठीक है, आगे देखते हैं। ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। अंदर देखते हैं। देखिए, अगर हम इसकी तिरछा गुणा करा दें तो ये इधर आ जाएगा, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये चला जाएगा, माइनस लगा बीच में, आर माइनस एल का होल स्क्वायर। और नीचे क्या आ जाएगा, आर माइनस एल और आर प्लस एल, आर प्लस एल और इन दोनों का होल स्क्वायर। कैसे, देखिए, इनकी आपस में गुणा करेंगे, दोनों पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर, तो हमने इनकी गुणा करा के होल स्क्वायर लगा दिया। बात वही लिखी हुई है। ऐसा क्यों किया, ये आगे भी हम लोग समझेंगे। बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। इधर देखिए, आपको ए प्लस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का भी फॉर्मूला पता है, सभी को पता होगा। बहुत आसान है। क्या हो जाएगा, लिखते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। ठीक है, यहाँ माइनस लगा, यानी कि हम इसको फॉर्मूले से खोल भी रहे और माइनस से भी अंदर गुणा करा रहे। तो देखिए, कुछ ऐसा मिल जाएगा। होता क्या है वैसे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2b। तो यहाँ पर जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL। अगर माइनस से जब गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का आर स्क्वायर, और फिर वो प्लस को क्या कर देंगे माइनस, तो फिर माइनस का एल स्क्वायर। और जब माइनस 2RL मिलना चाहिए था, वो क्या मिलेगा, प्लस का 2RL। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। नीचे देखिए, ए प्लस बी, ए माइनस बी, क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, और इस पे क्या लगा हुआ है, इसका होल स्क्वायर। जो कुछ कैंसिल हो रहा है उसे काट देते हैं। देखिए, आर स्क्वायर प्लस का आर स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, फिर एल स्क्वायर प्लस का एल स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया। बचा क्या हमारे पास, ई बराबर, ठीक है, ई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। ठीक है, अब देखिए, इंटू 2RL मिलके क्या मिल गया हमें, 4RL, और नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां देखते हैं, ई बराबर देखिए क्या हो जाएगा, यह जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू, ठीक है, इंटू इस 4RL को हम लिख सकते हैं 2RL इंटू 2 लिख सकते हैं। क्यों, अभी बताते हैं इसको। अच्छा, क्यू यहां ना रख के इसको हम 1 कर दें और क्यू क्या कर दें, यहां कर दें अगर हम, तो कोई समस्या नहीं। नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए, ई बराबर 1/4 पाई, ऐसे के रह गया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू के। देखिए, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, P बराबर Q इंटू 12। ये किसका फॉर्मूला था, वैद्युत द्विध्रुव के आघूर्ण का फॉर्मूला था। तो जहां Q इंटू 12 दिख जाए, Q इंटू, देखिए Q इंटू 12, ये दिख रहा है आपको, Q इंटू 12, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, P। तो ये क्या हो जाएगा, 2R लिखा हो, इसकी जगह P, और नीचे क्या है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। और आगे आप जान लीजिए, चूंकि P बराबर Q इंटू 2L। ठीक, अब देखिए आप लोग, देखिए आर की तुलना में यहां से वैद्युत द्विध्रुव जो दोनों आवेश होते हैं वो अल्प दूरी पर रखे होते हैं, और बिंदु P उनसे बहुत दूरी पर है। ठीक है, उनके लिए हो सकता है वो इतनी दूरी हो जाए, जैसे आप मान लीजिए 499 रुपये का रिचार्ज कराइए और 500 दीजिए, तो 1 रुपये आप नहीं मांगते हैं, इस तरह से। ठीक है, तो 1 रुपये आप छोड़ देते हैं। तो इस तरह से आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे जैसे हम देखें तो आर एल की तुलना में आर की जो दूरी क्या है, बहुत ज्यादा है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, चूंकि L इज लेस देन R, चूंकि L R से बहुत छोटा है। ठीक, तो अब मुझे बताइए, तो हम कह सकते हैं L स्क्वायर का मान बहुत ज्यादा छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से। जैसे 0.1 अगर छोटा है तो सोचिए 0.1 का होल स्क्वायर तो और भी छोटा होगा ना। तो अब हम कह सकते हैं कि R की तुलना में L को क्या करते हैं, नगण्य करते हैं। तो नगण्य करेंगे तो इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जब इसको छोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RP अपॉन ये 0, तो आर स्क्वायर बचा, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या बन जाएगा, R की पावर 4। अब एक R से ये 4 कट गया तो 3 ही तो बचा, तो मिलेगा क्या हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन R क्यूब। यहाँ पे आ गया K। अब एक बात और, क्या रह गया, निर्वात या वायु के लिए, ठीक है, निर्वात या
y के लिए k बराबर क्या होता है 1 होता है। जब k बराबर 1 होता है तो हमें आराम से मिल जाएगा यहाँ पे, देखिए k बराबर क्या होता है 1 होता है, तो यहाँ से कह सकते हैं E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2p अपॉन आर क्यू। ये हमें क्या मिल गई अच्छी स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसकी अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक मिल गया। अब बात करते हैं इसकी दिशा किधर होगी। चलिए दिशा की बात कर लेते हैं हम लोग। देखिए हमने आपसे क्या बताया E1 ज्यादा है, अगर E1 ज्यादा है तो इधर की ओर ही तो इसकी परिणामी दिशा होगी, ठीक है, इसकी दिशा की तो इधर की ओर। और हम यहाँ से देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव की जो दिशा होती है वो -q से +q की ओर होती है, तो यहाँ भी तो कुछ इसी तरह से है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं दिशा किधर होगी वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के अनुदिश क्या हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश। भाई दिशा इधर ही होगी तो हम यहाँ कह सकते हैं, और ये वैद्युत द्विध्रुव की ही अक्ष है और इधर की ओर दिशा है, तो हम कह सकते हैं माइनस से प्लस की ओर दिशा है, या माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर दिशा होगी, तो कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष की ओर ऋणावेश से किसकी ओर धनावेश की ओर, ठीक है। तो ये हमने समझ लिया अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव के कारण। इसमें कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। अब हम लोग सेकंड पॉइंट इसका देखने जा रहे हैं, जो है हमारा क्या है निरक्षीय रेखा पर अगर कोई बिंदु स्थित है वैद्युत द्विध्रुव की तो उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। दिशा समझ गए किधर होगी -q से +q की ओर। चलिए इसे हटाते हैं यहाँ से। तो हम लोगों ने अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख ली। अब हम देखने जा रहे हैं निरक्षीय रेखा पर स्थित बिंदु, ठीक है। तो उसके लिए सबसे पहले हम क्या बनाते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं, ठीक है। एक वैद्युत द्विध्रुव है जो दो आवेशों -q और +q से मिलकर बना है। इसका मध्य बिंदु क्या है O है। ये डिस्टेंस कितनी होगी L होगी, तो ये भी कितनी होगी L होगी। क्यों ऐसा होगा क्योंकि टोटल डिस्टेंस कितनी होती है 2L होती है, ये आप जानते हैं। निरक्षीय रेखा का मतलब होता है इसकी लंबवर्धक रेखा, मतलब मध्य बिंदु से होकर अगर कोई रेखा गुजरती है, ठीक है, तो उस पर कोई भी बिंदु किसी इस रेखा पर कोई भी बिंदु होगा वो निरक्षीय रेखा का बिंदु कहलाएगा, ठीक है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे हमने मान लिया कोई बिंदु P है जिसपे हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और उसकी दूरी O से कितनी है, उसकी दूरी जो O से है बिंदु O से वो हम कितनी मानते हैं R मानते हैं, ठीक है। ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी R हो जाएगी, ठीक है। अब हमें ये इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, दोनों के कारण ज्ञात करेंगे, फिर इस पे परिणामी तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आप मुझे बताइए इस +q के कारण इस पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अंदर की होगी बाहर की होगी, आप जानते हो ये इस एंगल में होगी E1, और -q के कारण किधर होगी इधर होगी E2 होगी, ठीक है, ये होगी। अब मुझे बताइए इसकी परिणामी तीव्रता क्या होगी। सबसे पहले हम यहाँ से देख लेते हैं यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है। देखिए ये हो गई और ये हो गई। इसकी डिस्टेंस पता करने के लिए आप देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है, और समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस में लगी क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है देखिए r², आधार कितना है l², तो यहाँ से k बराबर यानी कर्ण बराबर क्या रहेगा √r² प्लस l²। तो ये दूरी हमें पता चल गई कितनी होगी √r² प्लस l², और ये दूरी भी कितनी होगी देखिए rl, तो इधर भी कितना हो जाएगा r² प्लस l², ठीक है। चलिए तो इसको हम सही से बनाते हैं। इसके कारण जो वैल्यू चाहिए था E2 होगी वो इधर होगी और E1 इधर होगी। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, देखिए ये क्या है इधर दिशा में, ये इधर दिशा में। तो अब परिणामी तीव्रता कैसे निकाला जाए, आपने पढ़ा होगा कि जैसे कोई ये वेक्टर A है और ये वेक्टर इधर क्या है B है, तो इसका परिणामी निकालने के लिए हम क्या बना देते एक त्रिभुज समांतर चतुर्भुज बना देते और यहाँ पे क्या करते थे एक विकर्ण खींच लेते थे, ठीक है। और विकर्ण खींच लेते थे और विकर्ण जो होता था वही क्या कहलाता था इसका परिणामी कहलाता था, यानी कि R हम लोग निकाल लेते थे। तो यहाँ से भी अगर हम चतुर्भुज बनाए एक, तो ये देखिए ये जो इसका विकर्ण होगा यही क्या होगा हमारा परिणामी तीव्रता होगी। अब कुछ बातें, ये समद्विबाहु त्रिभुज है तो अगर ये थीटा होगा और यहाँ से अगर आप इसको जो है एक सीधी रेखा समांतर रेखा मान ले तो क्या ये भी थीटा होगा। यहाँ से देखिए अब ये थीटा तो ये भी तो थीटा ही होगा, ये दोनों थीटा होंगे क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज है। तो ये थीटा, तो आप देखिए ये रेखा अगर खींच ली तो ये थीटा, तो ये वाला भी क्या होगा थीटा ही होगा। ये दोनों एंगल अगर हम देखें E1 और E2 के बीच का एंगल कितना होगा तो ये 2 थीटा होगा, ठीक है। यहाँ तक आप लोग बात समझ गए होंगे।
सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, आपको फॉर्मूला पता है, E बराबर, या E1 माने क्योंकि E1 माना है, E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू के और Q अपॉन आर स्क्वायर होता है ना, तो यहाँ से डिस्टेंस कितनी, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो जब हम स्क्वायर इसका करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, क्या बचेगा, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसकी दिशा किधर होगी, बीपी दिशा में। देखिए ये ए और बी था वैद्युत द्विध्रुव, तो इसकी दिशा ऊपर की ओर है, नहीं हम कह सकते हैं किधर होगी, बीपी दिशा में होगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें माइनस क्यू के कारण, ठीक है, माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए माइनस क्यू के कारण अगर हम देखेंगे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन0 इंटू के। अब मुझे एक बात बताइए, यहाँ से भी यहाँ तक डिस्टेंस इतनी ही तो है, तो जितनी यहाँ उतनी यहाँ हो जाएगी, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। और ये दिशा क्या इधर होगी, दिशा इधर की ओर होगी, यानी कि पीए दिशा में होगी, पीए दिशा में। देखिए आराम से आपको दिशा समझनी है तो आप पुराने लेक्चर में जो अभी हमने डाल रखे हैं प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा जाके, उसमें आराम से आप देख सकते हैं जो है किस तरह से हमने इसको आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नहीं कि पूरा लेक्चर समझा रही है, वैद्युत आवेश क्या होता है, धनावेश क्या होता है, ऋणावेश क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, सब समझाए, आप आराम से देखिएगा जाके उसको, ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, E1 और E2 परिमाण में क्या है, भाई बिल्कुल सेम है, एक ही है, लेकिन दिशा क्या है इनकी, अलग अलग है। अब इनकी दिशा जब अलग अलग है तभी तो हम, जब तक हमें ये नहीं पता होगा इनका परिणामी ये E जो है यही हमें निकालना है, तो ये हम कैसे निकालेंगे, तो चलिए इनके लिए हम क्या करते हैं कि जो E1 है, ठीक है, E1 और E2 को दो घटकों में विभाजित कर लेते हैं, ठीक है। AB के यानी कि वैद्युत द्विध्रुव के लंबवत और समांतर दो घटकों में विभाजित कर लेंगे। तो मुझे एक बात है, ये E1 है, E1 को अगर हम दो घटकों में विभाजित करें तो क्या मिलेगा, सबसे पहले इसी को उठा के हम यहाँ पे बना लें अगर, तो ये क्या निकल गया E1, इधर क्या है E2, ये क्या आ जाएगा, इनका परिणामी आ जाएगा। अब देखिए ये थीटा है और ये भी क्या है, थीटा है, तो E1 के दो घटक क्या हो जाएंगे, जिधर थीटा होता है वो इधर हो जाएगा कॉस, यानी कि E1 कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं इधर क्या हो जाता है E1 साइन थीटा, या आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा घटक निकालना। अब E2 के भी दो घटक होंगे, जिधर थीटा उधर क्या हो जाएगा E2 कॉस थीटा, और जिधर थीटा नहीं उधर क्या हो जाएगा E2 साइन थीटा, ठीक है। यहाँ तक आप बात समझ गए। अब मुझे एक बात बताइए, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, इनके जो लंबवत घटक हैं परिमाण में क्या है, बराबर है, भाई E1 का मान दोनों साइड बराबर है, ठीक है, साइन और थीटा भी सेम है, परिमाण में बराबर, लेकिन इनकी दिशाएं किधर हैं, दिशाएं विपरीत हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ये गुटका है, इधर 4 न्यूटन के बल से खींचा जाए, इधर भी 4 न्यूटन के बल से खींचा जाए, तो ये कहाँ रहेगा भाई, एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तो यहीं पर है, कहीं जाएगा नहीं, तो इसीलिए E1 साइन थीटा E2 साइन थीटा क्या हो जाएंगे, जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। लेकिन E1 cos थीटा और E2 cos थीटा ये एक ही दिशा में है, आप देखिए ये इधर ही दिशा में है, एक ही दिशा में है, तो ये क्या होंगे, आपस में जुड़ जाएंगे। तो हम कह सकते हैं अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, अतः बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, देखिए क्या हो जाएगी, समझते हैं इसको। परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पे हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2 प्लस, क्यों, अभी हमने समझा दिया आपको, या इसको कैसे E1 प्लस E2 कॉस थीटा। अच्छा बाहर कॉस थीटा क्यों, E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, और कॉस थीटा हमने क्या कर लिया, बाहर कर लिया, तो क्या हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2 कॉस थीटा, ठीक है। आप लोग दिशा भी समझ गए और
परिणामी तीव्रता कैसे निकाली समझ गए। अब हमें क्या रखना है, इनके दोनों के मान इसमें रख देने हैं। तो अब हमें क्या कर रहे हैं, इसको पहले हटा देते हैं यहाँ से। चलिए मान रखते हैं E बराबर E1 का मान क्या था 1/4πε0, ठीक, Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और E2 क्या था, E2 भी यही था 1/4πε0, यहाँ K लगा दीजिए, K इंटू क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और बाहर क्या था cos थीटा, ठीक है। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, देखिए जितना ये इतना ये x और x क्या होता है 2x होता है। तो यहाँ से जो हम कह सकते हैं E बराबर क्या हो जाएगा 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और देखिए 2 आएगा साथ में, तो हम ये 2 को क्या कर सकते हैं 2 cos थीटा कर सकते हैं, ठीक है, 2 cos थीटा कर दिया। अब देखिए बात को समझते हैं हम लोग यहाँ से। चलिए अब यहाँ से देखिए थीटा का मान कहीं से भी निकाल सकते हैं। अगर हम ये वाला त्रिभुज ले लें ए पी और ओ ले लें, तो हम देखिए यहाँ से क्या हैं cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, cos थीटा बराबर क्या हो रहा है, लाल बटे कक्का से अगर आप जानते हैं तो हो जाएगा आधार बटे कर्ण। क्या होता है, आधार बटे कर्ण, यही होता है। तो आधार कितना है L है, कर्ण कितना है √r स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यही है हमारे पास, ठीक है। अब ये cos थीटा का मान अगर हम यहाँ रख दें तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा E बराबर 1/4πε0 इंटू के क्यू अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और इधर क्या मिल जाएगा 2L अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। और देखिए एक बार बताइए मुझे, ये अंडर रूट है तो क्या हम इसकी पावर 1/2 नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे किया क्यों, अब देखिए बराबर ये हो जाएगा आपका 1/4πε0 इंटू के। देखिए Q इंटू 2L क्या बन गया, P बन गया, जानते हैं आप लोग। और नीचे क्या आ गया R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर 1 और यहाँ 1/2। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते हैं कि R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर की पावर क्या हो जाएगी 3/2। भाई 1 और 1/2 जोड़ो तो 3/2 ही आता है। यहाँ लिख दीजिएगा चूंकि P बराबर Q इंटू 2L। अब वही वाली बात, चूंकि हम यहाँ जानते हैं L इज लेस देन R, तो L स्क्वायर क्या होगा, बहुत छोटा होगा किससे, R स्क्वायर से। तो R की तुलना में L को क्या करने पर, नगण्य करने पर, तो हमें यहाँ से परिणामी तीव्रता में क्या मिल जाएगी, जब नगण्य कर देंगे तो हमें परिणामी तीव्रता यहाँ से मिल जाएगी E बराबर 1/4π। अच्छा साथ ही साथ एक और काम, निर्वात या वायु के लिए, निर्वात या वायु के लिए K बराबर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं 4πε0 इंटू ऊपर आ जाएगा P अपॉन, ठीक है, P अपॉन। अब मुझे एक बात बताइए, जब इसको L को हम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा R स्क्वायर की पावर 3/2, या इसको हम कह सकते हैं R 2 गुणे 3/2। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 P अपॉन R क्यूब। ये किस पे आ गया, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला आ गया, यानी कि व्यंजक आ गया। अब अगर हम इसकी दिशा की बात कर लेते हैं, ठीक है, इसकी दिशा की बात करें तो इसकी दिशा किधर हो जाएगी, देखिए इसकी दिशा इस साइड है और वैद्युत द्विध्रुव की दिशा किधर होती है -Q से +Q ओर। तो हम कह सकते हैं इसके समांतर विपरीत दिशा में नहीं होगा, विपरीत दिशा में होगा, यानी कि यहाँ माइनस लग जाएगा, ठीक है। तो P के तो विपरीत ही दिशा में होगा ये, तो इसकी क्या होगा, यानी कि हम यहाँ से कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव के अक्ष के समांतर दिशा क्या हो जाएगी, दिशा हो जाएगी वैद्युत द्विध्रुव, हम क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, चलिए वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष के, देखिए ये वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष है, इसके समांतर ही तो इसकी दिशा होगी, लेकिन विपरीत दिशा होगी। अक्ष के समांतर किधर होगी, देखिए अक्षी में क्या था, ऋणावेश से धनावेश की ओर थी, और निरक्षी में क्या है, समांतर धनावेश से
धनावेश से ऋणावेश की ओर होगी। ठीक है, आई होप आप लोग समझ गए होंगे। ये अच्छी स्थिति और निरक्षीय स्थिति। अब नेक्स्ट वीडियो जाएगी, उसमें एक बलाघूर वाला व्यंजक था, टाउ बराबर पी साइन थीटा वाला, और इसी का एक पार्ट और था, किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वो दोनों करा देंगे और इसकी थ्योरी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिएगा। थैंक यू सो मच।